जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश का संविधान बना। हमारे संविधान में कई चीजें गढ़ी गई। उसमें एक जो पार्ट है और वो पार्ट है न्याय व्यवस्था का। न्याय व्यवस्था में किस तरीके से लोगों को न्याय मिले। न्याय मिलने की यही तरीका है, क्योंकि न्याय के लिए कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ कुछ अपराध होता है या कोई अपराधी होता है, मतलब दोनों के लिए संविधान ने एक अहम जो जगह दी है वो दिया है न्यायालय। न्यायालय में होता है न्यायाधीश, और न्यायाधीश द्वारा न्याय की दोनों परिपाटियों को देखते हुए दोनों पक्षों को सुनकर जानकर क्या मामला हुआ है, किस तरीके से सभी चीजें हुई थी, सब चीजों का दारोमदार जो होता है वो होता है न्यायाधीश पर। जज पर ये सारा दारोमदार होने के बाद न्याय का जो परगट सिस्टम है वो चलता रहता है। और इस न्याय व्यवस्था में किसी की हार होती है तो किसी की होती है जीत। इस सबके बीच देश में कई ऐसे मामले हैं जिसमें जजों पर भी सवाल उठने लगे हैं, न्याय व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो दूसरा एक पहलू हम देखें तो यह पहलू है कि जजों द्वारा कई ऐसे फैसले हैं, उन फैसलों का स्वागत भी किया गया है, तो कुछ लोग उसका विरोध भी दर्ज करते हैं। हमारे साथ है रिटायर्ड जज श्री इकबाल गोरी खान साहब। इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसे जिला न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने अपने न्यायिक कार्य के दौरान अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने कई फैसले सुनाए। सबसे पहले तो सर आपका हम एमएमएस न्यूज 24 में हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। पहले तो मैं आपके दर्शकों को हार्दिक नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि फरीद भाई ने बताया, अब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं और 30 साल सर्विस में रहे हैं, और वर्तमान में जो है लॉ एडवाइजर जो है का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी एक संस्था है न्याय भारती, जिसके माध्यम से हम ह्यूमन ड्यूटीज, हम अपने आप को ह्यूमन ड्यूटीज कार्यकर्ता ही मानते हैं, क्योंकि हम जो है लोगों को उनकी ड्यूटीज याद दिलाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ड्यूटीज को पालन करेंगे तो आपके राइट्स का, तो आपके जो राइट्स है वो उनका प्रोटेक्शन स्वतः हो जाएगा। और जब आप ड्यूटी का पालन करेंगे, जैसा कि हम जो है पर्सनालिटी निर्माण के लिए भी लगे हुए हैं, तो पर्सनालिटी के लिए जरूरी है कि हम आदर्श मनुष्य का निर्माण करें। और इसी से हमारा मामला स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ यही चीज है कि आदर्श चरित्र का निर्माण करें, आदर्श चिंतन का निर्माण करें। तो जब ये चीजें होगी तो एक आदर्श मनुष्य का निर्माण होगा, एक आदर्श परिवार का निर्माण होगा, एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। और जब आदर्श मनुष्य का निर्माण होगा तो वो एक आदर्श शासक होगा, एक आदर्श नागरिक होगा, एक आदर्श अधिकारी होगा, एक आदर्श व्यापारी होगा। हाँ, तो हो सकता है कि ये सब चीजें आदर्श ही लगती हैं, लेकिन यही जो है जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा सर, आदर्श मनुष्य होना, आदर्श जज होना, आदर्श अधिकारी होना, आदर्श व्यापारी होना, ये सब चीजें क्या आपको आज का जो हालात है, क्या लगता है आपको कोई सब आदर्श है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के जो परिस्थितियां हैं जहाँ पे सत्य, न्याय और जो है मानवीय मूल्य जो है वो दांव पर लगे हुए हैं, और साम दाम दंड भेद की जो मानसिकता है उसकी प्रबलता है। तो देखिए आप, ये ईश्वर ने ये संसार जो है ना द्वंदात्मक बनाया, यानी कि रात के साथ दिन है, सत्य के साथ असत्य है, न्याय के साथ अन्याय है। तो जब इन सबका अपना महत्व है, क्योंकि जो अगर सत्य सत्य होता तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। सत्य की पहचान जो है असत्य की उपस्थिति में ही होती है, न्याय की पहचान जो है अन्याय की उपस्थिति में ही होती है। इसी तरह मनुष्य की भी जो पहचान है जी, वो उन्हीं परिस्थितियों में होती है जब वो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। प्रतिकूल परिस्थितियां या समस्याएं जो है वो उसको ही मतलब ये बताती है कि भाई आप किस स्तर पे हैं।
और उनका सामना करके ही जो हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो मनुष्य से मानव बनना है। जी जब जी तक आप मनुष्य से मानव नहीं बनेंगे तब तक आप जो कहते हैं कि साहब आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभव नहीं हो सकता है। तो ये जीवन का जो परम और अंतिम लक्ष्य तो मनुष्य से मानव बनना है, लेकिन इसके लिए उसके एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना जरूरी है। आदर्श चरित्र से ही आदर्श मनुष्य बनता है। तो कुल मिला के जो हम ये कहें कि कुछ लोग तो कहते हैं घोर कलयुग चल रहा है। आप जो है ये एक आदर्श विचार रह गया है बस, तो ऐसा नहीं है। ये तो हर समय, हर दौर में, हर काल में इस तरह की परिस्थितियां होती है। आप इतिहास उठा के देख लिए, आप पुराण उठा के देख लीजिए, हर काल में आपको जो है ये न्याय अन्याय का संघर्ष जो है वो मिलता रहेगा। तो जो न्यायकारी शक्तियां हैं वो अन्यायकारी शक्तियों से लड़ती रहती है। अच्छा सर, ये तो रही एक पुरानी पुराणों की बात, कुरान की बात और पुरानी बात। हम वर्तमान पे आते हैं सर, और आपकी फील्ड से रिलेटेड मेरा सवाल है सर। सवाल मेरा ये है कि आज वर्तमान में कई ऐसे मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे कि जहां पर न्याय व्यवस्था पर ही लोगों ने सवाल खड़ा किया। तो ऐसा क्या संविधान में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है या क्या हुआ है, थोड़ा सा बताएं। देखिए जो है न्याय व्यवस्था पर तो हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगता है। ये कोई आज की बात नहीं है। आज के दौर में शायद जो है न्याय व्यवस्था कुछ मतलब जो न्याय के जो सिद्धांत है, जो न्याय के मूल्य है, उनसे भटक गई है। तो इस वजह से आजकल ज्यादा प्रश्न न्याय व्यवस्था पर लग रहे हैं। अदरवाइज तो जो है न्याय व्यवस्था पर जो है वही जो कहना चाहिए कि जो असत्य शक्तियां हैं वो, क्योंकि न्याय तो जो है वो सत्य की शक्ति है, बल्कि एक जो जज होता है वो तो नेक्स्ट टू गॉड कहलाता है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर समाज में जो भी पतन होगा, समाज में जो भी पतन होगा उसके पहले न्यायपालिका का पतन होगा। अच्छा। हाँ। समाज के पतन को समझ लीजिए कि न्यायपालिका का पतन हो चुका है, या वो जो है उन मूल्यों से जो है जिसको कहते हैं न्यायिक भावना। और अब देखिए हम बहुत अक्सर कहते रहे हैं, लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, उसमें अलगू चौधरी और जुम्मन चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दो पात्र रहते हैं। और वो किस तरह जो है उनके बीच में विवाद होता है, लेकिन जब वो न्याय के पद पे बैठते हैं तो किस प्रकार वो अपने मतभेदों को भूलकर तो फैसला करते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जस्टिस शुड बी डन विद द स्पीड ऑफ अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख इज स्टेटेड इन द स्टोरी पंच परमेश्वर। तो वो भावना से अगर न्यायाधीश काम करे तो वो वास्तव में न्याय करेंगे। और न्याय का मतलब ये होता है कि जस्टिस टू बोथ पार्टीज, मतलब दो, एक तरफ तो अभियोजन पक्ष है, एक तरफ आरोपी है, एक तरफ वादी है, प्रतिवादी है। जज को जो है तथ्यों को देखना है, उनकी स्टोरी को देखना है, वो कितने सच झूठ, कानून क्या है, उसको जो है उसे तीन चीजें, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निर्भीकता से, मतलब वो उस साक्ष्य का मूल्यांकन करके अगर अपना निर्णय देगा तो उसका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। अच्छा सर, ये तो न्यायालय की बात हुई, लेकिन हम आते हैं अब जजों की बात पर। सर, देश में कई जो जजेस हैं उन पर सवाल खड़े हुए कि आपने ये जो निर्णय दिया, इसमें इस निर्णय में मतलब उन जजों के जो निर्णय थे, जजेस के जो निर्णय थे, उस पर जो वकील हैं, उन वकीलों ने ही वहां पर सवाल खड़े किए कि आपने इस संविधान के इस अनुच्छेद की धारा इसमें यहाँ पर ये मिस्टेक की। तो दूसरा, उसके बावजूद भी वो जजेस अड़िग रहे। उसके अलावा मतलब कई जजेस जो है वो अपने फैसले देने के बाद या तो राज्यसभा पहुंचा दिए जाते हैं या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी भी तरीके से उन्हें पोषित कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे में लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए जो है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था है। एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिसमें जिला न्यायालय होते हैं,
मतलब डीजे डीजे मजिस्ट्रेट ये सिविल जज होते हैं। दूसरा होता है अपने स्टेट जुडिशरी, जिसमें हाई कोर्ट जजेस जिन्हें हम जस्टिसेस बोलते हैं, और तीसरी होती है नेशनल जुडिशरी, जिसे अपन सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो सामान्यतः तो जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो वो मतलब जो है वही लोग जो है वो डेप्यूटेशन पे तो क्या कहेंगे, क्योंकि तो रिटायरमेंट के बाद वो पोस्ट रिटायरमेंट एक जो जो है लाभ होता है वो, तो वो असल में पहले इस बात के लिए, क्योंकि ये पद दिए जाते थे ताकि उनका जो ज्ञान है अनुभव है उसका जनहित में उपयोग किया जाए, ना कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए, या पहले उनसे कोई लाभ लिया जाए तो जो है फिर उनको जो है जो कहना चाहिए ना सम्मानित इस तरीके से जो है किया जाए। तो देखिए इसमें पहले जो कोई बात ऐसी नहीं थी जिसको अपन बुरा कहें, वो एक पर्पस के लिए थी। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ बुराइयां आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या है कि लोअर जुडिशरी में तो ये चीज नहीं थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ये चीजें होती कि जब उनका रिटायरमेंट आता है तो वो इस सरकार के पक्ष में जो है कुछ निर्णय दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नागरिक का अहित हो जाता है, वो कुछ लाभ लेके भले ही वो सरकार से पद प्राप्त कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा से न्याय के जो मूल्य है उनसे समझौता करते हैं, जो कि अपन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कह सकते। लेकिन अब देखिए इसमें जो है क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए, जो चीजें होती कहते भी रहे हैं पहले जजेस की यहाँ पर अभी महाअभियोग वाली बात भी है, यहाँ पर रुपये भी पकड़ा है, करोड़ रुपया जी। तो वो तो देखिए आपने एक हम पेपर में कार्टून देख रहे थे, एक व्यक्ति अभी 75 साल का, उस पर शायद 50 या 100 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप होगा, वो 25 साल मुकदमा चलता रहा, और एक जस्टिस जो है उन पे कुछ नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं असल में ये सब हम जो है, अब कहते हैं ना कि जो समय के साथ बहुत सारी चीजों में पतन होता है, और वो पतन यही होता है, इसलिए होता है कि जो है जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिनको कि इस पतन पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, ताकि ये पतन शुरू हो गया उसको कैसे रोका जाए। तो ये एक समाज का हम उसको तो क्योंकि हर समस्या का हल जो है मानवता भाव में, हमारा ये भी मानना है। आप जब धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर संकीर्ण संकुचित होंगे तो फिर आप जो है वो न्याय नहीं कर सकेंगे। जब आप में मानवता भाव, मानवतावाद की भी बात नहीं करें, मानवता भाव चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो न्याय में हो, और मतलब किसी भी, मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत मामला भी है, आपका पारिवारिक मामला भी, सामाजिक तो बहुत दूर की बात है। जब तक आप में मानवता भाव नहीं होगा तब तक कोई निष्पक्ष अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपका मन जो है वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, अब ये पूर्वाग्रह सकारात्मक भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, वो नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब मनुष्य मन नकारात्मक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है तो वो निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये रहा। अब मेरा एक दूसरा सवाल है, मतलब ये मान लीजिए जस्टिस बुलडोजर, जस्टिस प्रशासन, जस्टिस पुलिसिंग, मतलब जब जिसे चाहा, जिस तरीके से चाहा, न्याय व्यवस्था का जहां तक मैं समझता हूं सर, कि न्याय व्यवस्था में जो गुनहगार है उसको ही वहां पर सजा होती है, लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार को सजा दी जाती है। क्या इस तरीके से अन्य तरीके से जो प्रताड़ित किया जाता है, क्या सही है सर? क्या है? देखिए अच्छा प्रश्न किया आपने, और रिलेवेंट प्रश्न है ये आपका। देखिए बुलडोजर तो एक मशीन है जी, है ना, जस्टिस मैंने इसलिए कहा। हाँ ठीक है, समझिए, हम आपके प्रश्न को समझ गए। हम उसको जो बताना चाह रहे हैं कि बुलडोजर तो मशीन है जी। मशीन का मतलब जो है उपयोग जो है और दुरुपयोग दोनों होता है। भाई जो अगर अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है, उसको रिमूव करने के लिए जो है बुलडोजर का यूज तो जरूरी हो जाता है, कहीं इसमें कोई गलत नहीं। बात जो आप कहते हैं आप बुलडोजर जस्टिस, जी जी, तो इट इज मिसनोमर। It is not the bulldozer justice, but it is a bulldozer barbarism. जिसको कहते हैं बर्बरता है। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है?
तो ऐसा तो इसीलिए है कि आप कानून का जो शासन है, विधि का जो शासन है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो सबको पता है। तो जब आप, अब इसमें सबसे जो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट हैगा वो है कि ये मतलब पहले भी ये चीजें होती रही है पर इतनी भी नहीं होती थी। मतलब भाई देखिए क्या है, हमारे यहाँ दो तरह का जो है व्यवस्था है, जिसको यहाँ दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक पॉलिटिकल कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, प्रशासनिक कार्यपालिका से मतलब जो है हमारा जो प्रशासन है, कलेक्टर, एसपी जो है, इन्हीं को अपन एक नागरिक प्रशासन बोलते हैं, पुलिस प्रशासन बोलते हैं। और जो शासन होता है वो अपनी जो कार्यपालिका होती है, मंत्रिमंडल, उसके माध्यम से काम करता है। तो अब चूंकि जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है या प्रशासनिक जो कार्यपालिका है, उसके लिए अपने रूल्स हैं, आर्डर्स हैं, और अगर वो उनके कंडक्ट रूल्स हैं और अगर उनके अनुसार वो कार्य नहीं करते तो डी भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट भी होता है, और उनको सर्विस से निकाला भी जाता है, क्योंकि वो उनको जो है दे आर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस सिविल कंडक्ट रूल्स और अदर लॉज। इन द सेम वे हमारे जो पॉलिटिशियंस जो है, जो अगर मिनिस्टर बन गया है, जो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, या जो प्रधानमंत्री है, या जो और भी पब्लिक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, वैसे तो एमपी एमएलए के लिए भी वो सब नियम है, लेकिन जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी बन गए, फंक्शनरी बन गए, then they are to act in accordance with constitution. If they don't in accordance with the constitution, then they don't act in accordance with the oath taken by them in the name of constitution to protect the constitution. तो इस स्थिति में जो है वो क्या करते हैं, क्या होगा, मतलब उसका परिणाम ये होगा कि वो अत्याचार तो नागरिकों पर ही होगा। उनके जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार 14 का होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ का, वो जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, जो कहता है कि नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसी तरह आर्टिकल जो है वो आपके जो रिलीजन से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हैं, वो उसका उल्लंघन होगा, जो 25 में दिए गए। तो ये क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। इसके साथ ही क्या हुआ कि इन चीजों से जब आप इसमें जब रिलीजन का एलिमेंट आएगा, जब इसमें जो है जब सरकार जो है कोई कम्युनल लाइन्स पे काम करेगी, एक पार्टिकुलर एजेंडा उन कम्युनल लाइन्स पे चलेगा, तो फिर हमारा यहाँ का जो सेकुलरिज्म है वो उसका उल्लंघन होगा। और सेकुलरिज्म जो है इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम तो उसको सोल मानते हैं। भारतीय संविधान की कोई आत्मा है तो वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और इसको हम अपने भारतीय धर्म अध्यात्म में, दर्शन में जो है वसुधैव सर्वधर्म संभाव कहते हैं। ये वही है। इसका अगर हम अपना जो है अध्यात्म में अनुवाद, भावानुवाद करें तो वो है सर्वधर्म संभाव। और यही जो है यहाँ का जो आदर्श जो रहा है वो यही रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो रहा है भारत, ये कभी भी देश संकीर्ण संकुचित का नहीं रहा है। इसमें कहीं कोई मतलब बड़ी मतलब जो धर्म दर्शन की जो मान्यता है अध्यात्म, उसमें डेमोक्रेसी रही है। जी। और तो थोड़ा आज के समय में आश्चर्य जरूर लगता है। तो अब जो हम कहना चाह रहे हैं कि जाके धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लंघन हो गया, फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसकी रक्षा करने का दायित्व जो है वो जुडिशरी है, क्योंकि वो डिफेंडर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कस्टोडियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बेसिक फीचर्स का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पे उन्हें सीएमओ कॉन्ग्रेस लेना चाहिए। पिटीशन पीआईएल लगे या कोई जाए वो तो मतलब अलग बात है। यहाँ पे जो बुलडोजर वाली बात है, अब बुलडोजर के साथ साथ अलग तरीके से लोगों को वो उसमें नहीं, बुलडोजर जस्टिस के नाम पे आप किसी आरोपी का मकान तोड़ रहे हो, जबकि ये इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जो है लाइफ के अंतर्गत राइट टू शेल्टर जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो सरकार की तो पहले जो या सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन रूलिंग्स है, प्रेसिडेंट्स है कि अगर कोई को आप कहीं उसके आवास से उसको बेदखल कर रहे हो तो उसको पहले तो उचित मुआवजा दो और उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करो और उसके बाद हटाओ गया।
ये मतलब जो है अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका मकान तोड़ना, उसका तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं। किसी अपराधी ने अपराध किया, उसका अपराध साबित होगा और साबित होने के बाद उस अपराध के लिए जो दंड है वो दंड से आप उसको दोगे। आप मकान तोड़ने का तो है ही नहीं कहीं प्रावधान। तो ये जो कुछ हो रहा है ये कानून के शासन का दूसरा मतलब अपनी सेकुलरिज्म का जो है ये उल्लंघन हो रहा है। तो ये जब मकान तोड़े जाते हैं, इसके अलावा हम थोड़ा सा और जोड़ दें, जब ये इस तरह की जो आपकी जो है आप एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का जो है आर्थिक बहिष्कार करो, या जो अभी लव जिहाद लव जिहाद का भी ये जो है, ये लव जिहाद के नाम पे भी जो है ये कम्युनल लाइंस पे है। नहीं, जिहाद, लव जिहाद नाम का कोई सा कुछ कानून में कहीं की हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। कुछ आजकल लगता है कि लव जिहाद की धारा, लव जिहाद कोई अपराध नहीं है, फिर भी आपके पेपरों में या जो भी जो संचार साधन है उसमें लव जिहाद की धारा लिखा जाता है। लव जिहाद की कोई धारा ही नहीं है। ये असल में एक पॉलिटिकल नैरेटिव है फॉर पॉलिटिकल गेन्स। तो ये भी जो है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हो रही है, हमारा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें एक धारा है, उसमें ये कि सभी राजनीतिक दल एक शपथ पत्र दे रहे हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करेंगे। अच्छा, हाँ, सबको शपथ पत्र देना पड़ता है। उसके बावजूद और दूसरा ये कि चुनाव में कभी भी आप धर्म का, जाति का, संप्रदाय का उपयोग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो भी अपराध है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मतलब खुलेआम जो है वो शपथ पत्र का जो है वो उल्लंघन तो होता ही है, अपराध भी हो रहा है। लेकिन जिसकी ड्यूटी किसकी है? इसमें ड्यूटी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग को तुरंत पहले गाइडलाइंस देना चाहिए कि भाई आपने शपथ पत्र दिया है कि आप धर्मनिरपेक्षता का पालन करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग पर भी तो सर सवाल उठते रहे। तो वो इसीलिए उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर रहा है। अगर वो निष्ठापूर्वक पालन करे, जैसे भी देखो थोड़े बहुत लैप्सेस तो चलते रहते हैं। अब आप खुल्लम खुल्ला जो है, जो मूलभूत है, फंडामेंटल्स जो है उनका उल्लंघन करोगे। और खासकर जो ये है कि चुनाव की जो आपको निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। वो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, लगना भी चाहिए। जैसे न्याय के बारे में कहते हैं ना कि न्याय केवल करना ही नहीं बल्कि लगना भी चाहिए कि न्याय किया गया। तो इन द सेम वे जो है सिर्फ कहने से काम नहीं करना, साहब हमने स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव कराए, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन, ये होना चाहिए। तो ये चीज नहीं हो रही, तो इसलिए सवाल उठते हैं क्या। तो एक आखिरी सवाल है, तो सवाल ये है मेरा कि आपका जो हमेशा पूरी जिंदगी का आपका जो हर लम्हा जिस चीज में बीता, न्याय व्यवस्था में, तो जो लोग जो मतलब जो नए जजेस हैं या पुराने जजेस हैं या वकील हैं, इन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, एक जज की पहचान उसके निर्णय और आदेशों से होती है, और निर्णय और आदेशों का जो सौंदर्य है, या जिसको अपन यूएसपी बोलते हैं, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है न्याय। अगर आपके निर्णय से न्याय नहीं हुआ है तो फिर उस निर्णय का उस आदेश का कोई अर्थ नहीं है। उसको अपन कहते थे डिस्पोजल ऑफ द केस, मतलब वो डिसीजन नहीं हुआ है। और जो ये कहा जाता है कि मतलब ये हो गया कि न्याय जो है वो किसी भी निर्णय आदेश का सौंदर्य है। और न्याय तभी होगा जब लोगों को लगे कि साहब न केवल निर्णय हुआ है बल्कि न्याय हुआ है, बल्कि मतलब जो दिखना चाहिए। बल्कि एक चीज और कही जाती है आजकल तो कि फील होना चाहिए कि हाँ न्याय हुआ है, फील भी होना चाहिए, मतलब सामने वाले को लगे, भले उसका मामला अगर वो हार भी जाए कि अभी मेरा मामला गलत था। तो इसके लिए ये जरूरी है कि न्यायाधीश को जो है वो निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र होना चाहिए। और उसके लिए उसका अपना स्टडी भी होना जरूरी है। अगर उसको कानून का ज्ञान नहीं है, उसको तथ्य का ज्ञान नहीं है, वो इनका सही मूल्यांकन नहीं कर सकता है, तो समझ नहीं पाएगा। तो कभी कभी मूर्खता के कारण भी गलत फैसले हो जाते हैं। अच्छा, आप मानते हैं? हाँ। सर, दूसरा मैंने जो वकीलों से संबंधित आपसे सवाल किया कि जिस तरीके से
वकीलों में भी एक प्रतिस्पर्धा का दौर होता है और तो होता रहेगा हमेशा और होता आया है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरीके से एडवोकेट्स के लिए? यस, हाँ, तो देखिए एडवोकेट्स में से ही जो है भाई आप लॉ करते हैं, वकालत करते हैं, उसके बाद आप चाहे तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज बने जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करके सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट जज भी बन सकते हैं सीधे। तो एडवोकेट से ही जो है वो जो कहना चाहिए कि जजेस वहाँ बनते हैं, मतलब तो उसके लिए यही है। देखिए क्या है कि ये फील्ड जो है बुद्धिजीवियों का है। इसमें आपको मतलब मेहनत से मतलब जो है आपको कानून की स्टडीज करना पड़ेगी। आप अगर स्टडीज कर लेंगे तो उन्हीं से आपकी जो कहना चाहिए आर्गुमेंट सुधरेगा, आपकी प्लीडिंग सुधरेगी। अब ये चीज तो देखो आप सब थ्योरी हो गई। हम ये भी नहीं कहते कि आप पैसा मत कमाइए, पैसा भी आदमी कमाएगा क्योंकि वो तो उसके साथ पेट लगा हुआ, परिवार लगा हुआ है, तो उसमें भी नहीं है। लेकिन सबकी एक लिमिट रखो, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी विषय वस्तु नहीं जिसकी मर्यादा नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो तो देखो कि इसकी मर्यादा क्या है। हम उसकी मर्यादा का तो उल्लंघन नहीं कर रहे। अगर आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, और मर्यादा का उल्लंघन तभी नहीं होगा जब पहली बात तो आपको ज्ञान हो गया इसकी भी कोई मर्यादा है। अगर वो है ही नहीं तो कहां से होगा। और उसको फिर आप अपने विवेक से अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो वहां पे जो एक मोह हैगा, वहां एक जो स्वार्थ लगा है, वो तभी सुधरेगा जबकि आप समझो यार ये मोह है तो ये मेरे को नैतिक पतन करेगा, मेरे को जो है अपने जो मानवीय मूल्य उनसे गिराएगा। तो वो तभी संभव है एक संकल्प शक्ति के साथ, वो विवेक का प्रयोग करते हुए संयम का मतलब उसको संयमित करेंगे तो वो मर्यादा का पालन हो जाएगा। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश श्री इकबाल खान गोरी साहब, जिन्होंने न्यायिक व्यवस्था और मानवता, इंसानियत और किस तरीके से जो देश में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, हर सवाल के गहराई के साथ, चिंतन के साथ एक बेहतर चिंतक के रूप में आपने सवालों के जवाब दिए। आगे भी हम आपसे और भी शख्सियतों से मुलाकात कराते रहेंगे। नमस्कार।